है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है? वैश्वीकरण के कारण पहले तो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। अच्छा, मैं आप लोगों से ना ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या ये वैश्वीकरण नया है? अरे नहीं रे, नहीं चीनू पीनू, वैश्वीकरण पुराना है। इतिहास के टाइम पे चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता देखें तो हमारी व्यापार एक देश से दूसरे देश में मिलता था। चाहे हम ब्रिटेन का देखें तो ब्रिटेन क्या करता था, यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और तैयार माल लाके इंडिया में बेचता था। यानी कि यहाँ से वो क्या लेके गए, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए और इन्होंने फाइनल गुड्स कहाँ सेल करा, इंडिया में लाके सेल करा। ये वैश्वीकरण ही तो था भैया, व्यापार, एक देश से दूसरे देश में व्यापार था ना। हाँ, चिंकी भी हंस गई और रिंकू भी हंस गया। यहाँ भैया ये वैश्वीकरण ही था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो लाइक ठोकते रहे ना। क्लियर? ठीक, अब इसको और इजी बना दिया तकनीकी ने और प्रौद्योगिकी ने। तकनीकी प्रौद्योगिकी ने कैसे बना दिया कि देखो, आज हम इंटरनेट ने हमें बहुत इजी बना दिया और हमें सही चीज है कि क्या करता है, एक इंटरकनेक्टेडनेस की बात करता है। आज हमें कुछ भी चाहिए, हमने तुरंत गूगल बाबा का खोला और सर्च करा और दे हमारा आंसर। ऑनलाइन पेपर में यही तो करा है, तुरंत खोली तुरंत दे हमारा। इसने क्या करा, इसने आज पूरे विश्व को बदल के रख दिया। क्यों? क्योंकि आज हम इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से कुछ भी थॉट, विचार हम लोग तुरंत फैला सकते हैं कहीं भी, और कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हैं। क्लियर? ठीक, तो आज हम ना वैश्वीकरण के कारण भी देख रहे हैं, जिसमें है राजनीतिक। क्या है? राजनीतिक। देखो, राजनीतिक कारण अगर हम देखें तो आज कई सारे विचारकों का मानना है कि आज ना राज्य की क्षमता में, राज्य की ताकत और क्षमता में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि कुछ लोगों को मानना है कि भैया देखो, राज्य एक कल्याणकारी राज्य की भावना होती थी पहले। कल्याणकारी राज्य मतलब कि भैया कि सभी का कल्याण होना चाहिए, वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। और जब वेलफेयर सोसाइटी होगी तो क्या होगा कि सभी लोग इसमें, सभी को सारे संसाधन, सभी मतलब कि एक तरीके से सबका विकास होगा, सबको विकास के योग्य संसाधन मिल पाएंगे, सबको विकास के अवसर मिल पाएंगे। लेकिन जब हो पाई तो वो ये नहीं कर पाया, राज्य कल्याणकारी की तरफ नहीं झुका एक तरफ से। क्यों? क्योंकि राज्य सिर्फ कुछ सीमित तक ले गया, जैसे कि कानून व्यवस्था लागू करना और सुरक्षा तक। ठीक है, क्यों? इसका भी मैं बताता हूं। कई विचारकों का मानना है कि जब एमएनसीज किसी देश में जाती हैं तो जो राज्य अपनी नीतियां निर्माण करता है, पॉलिसी बनाता है, वो इन एमएनसीज को ध्यान में रख के बनाता है कि इनको कुछ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिससे वो अपना सारा व्यापार इस देश से बंद कर करके दूसरे देश में विस्थापित हो जाए या दूसरे देश में पहुंच जाए। इसलिए ये लोग एमएनसीज के तरीके से देखते हैं। लेकिन 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 रुको जरा, रुको। कुछ विचारकों का मानना है कि राज्य की क्षमता बड़ी है, राज्य को शक्ति मिली है। क्यों राज्य को शक्ति मिली है? क्योंकि क्योंकि राज्य के पास आज इंटरनेट तकनीक की सहायता से आज सभी का डाटा उपलब्ध है, सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे वो नागरिकों के हित में नीतियों का निर्माण कर सकता है। क्षमता में क्या हुई है? ताकतवर हुई है, क्योंकि उसे राज्य के नागरिकों की जानकारी हो रही है। ठीक है, क्यों? किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, जिससे राज्य दिन पे दिन ताकतवर होता जा रहा है। और जब दिन पे दिन ताकतवर होगा तो राज्य नीतियां ऐसे निर्माण करेगा जिससे पब्लिक, जनता, नागरिक को सारी सुविधाएं और नागरिकों के लिए नीतियां अच्छे से अच्छे, ज्यादा इफेक्टिव बना सकें। ठीक है, अब आपको राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक कारण समझ में। आर्थिक कारण,
क्या है, आर्थिक कारण। ये आकाश भैया पोल साइंस वाले की क्लास है, जो ये कहते हैं जो पढ़ाएगा वही आएगा, टॉप कराए टॉप कराऊंगा। ठीक है, बस फॉलो फिर सब्सक्राइब जरूर करते रहे, इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो जरूर करते रहे, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है भैया, ज्यादा परेशान होने की दिक्कत को ना। चलिए आगे आइए, आर्थिक कारण पे बहुत हो गया। देखिए आर्थिक कारण क्या होगा, व्यापारिक स्थिति होगी। अब इसमें ना एक चीज समझ लो, सिंपल सी चीज है, देखो अमेजोन, अमेजोन ठीक है, अमेजोन नाम की एक कंपनी है, कंपनी का की है यूएसए की, वर्क क्या करती है ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसमें एक इंडिया भी है। अब इसके जो मालिक है ना जेफ बेजोस, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी कहां पे, इंडिया में। और जब इन्वेस्टमेंट करी, वो जेफ बेजोस है कहां के, यूएसए के, और उन्होंने अपना व्यापार कहां तक बढ़ा दिया, इंडिया और इंडिया के जैसे कई देशों में बढ़ा दिया। यानी कि भैया व्यापार क्या हुआ है, बढ़ा है। और जब व्यापार बढ़ेगा तो इसमें कोई सीमा क्या नहीं होगी, कोई भी सीमा, यानी कि बॉर्डर क्या नहीं बनेगा, बॉर्डर दिक्कत नहीं आएगी। और जब बॉर्डर दिक्कत नहीं आएगी तो देश क्या करेंगे, देश आयात निर्यात पर छूट देंगे। और जब आयात निर्यात पर छूट देंगे तो क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और जैसे व्यापार पे नजर कौन रखेगा, जैसे कि कई की एक्टर हैं, WTO विश्व व्यापार संगठन, जो कि एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इस वैश्वीकरण में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ स्माइल कर दो। WTO, दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक, ये एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है, ये पैसे जो कि अन्य देशों को लोन देती है। और तुम्हें पता है किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को ये बढ़ा भी सकते हैं और एक खत्म भी कर सकते हैं, इतने खतरनाक और इतने अच्छे इंस्टीट्यूट है। क्लियर। अब जब होगा तो क्या होगा कि लोग इधर से उधर भी तो जाएंगे व्यापार के लिए। तो यहाँ देखो ये जो बड़े बड़े देश है ना, कितने कितने बेकार देश हैं, ये लोग बस चाहते हैं कि पैसा आए, क्या है, पैसा आए, कि क्या चाहते हैं, पूंजी आए। तो इन्होंने मानव का रोकने के लिए तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने देश पे नीति लागू कर दी, जिसको बोला गया वीजा नीति। अगर किसी देश को जाना है यूएसए, तो उसके अकाउंट में कम से कम 25 लाख रुपए दिखाने पड़ते हैं उसको, तब इनको वीजा मिलता है। और जब वीजा मिलेगा तब ये जा पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से मानवों का वैश्वीकरण या फिर मानव का आना जाना इन्होंने प्रतिबंध और एक तरीके से इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। क्यों, क्योंकि कई इन विचारकों का मानना है कि भैया वीजा नीति लगानी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की नौकरियां जो है वो दूसरे देश के आके ले जाएंगे और उनको प्राप्त हो जाएगा। तो कई देशों ने अपने यहाँ वीजा नीति भी लगा रखी है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। आइए हम चलते हैं तीसरे कारण की ओर, जिसका नाम है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, ये सांस्कृतिक कारण है क्या, नाम से पता चल रहा है कि संस्कृति। देखो संस्कृति क्या है कि किस संस्कृति ना एक सीमा में नहीं रह सकती, कि आप एक बॉर्डर में रख के नहीं रह सकते आप सीमा के अंदर, कि हाँ भैया ये इसी एरिया की संस्कृति है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं। देखो होता क्या है कि ये जो सीमा संस्कृति है, कल्चर है, ये फैलती है और फैली है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे पश्चिमीकरण ज्यादा हुआ है, पश्चिम की करण ज्यादा हुआ है, पश्चिम की संस्कृति हमने अपना ली है। कहां से, पहनावा से लेके खाना तक, पहनावा से लेके खाना तक हमने किस चीज को अपनाया, संस्कृति अपनाई। कौन सी, वैश्वीकरण वाली। कौन सी वाली, पश्चिमी वाली। और जब पश्चिमी वाली अपनाई तो भैया हमें ब्लू जीन्स याद आ जाती है, जब हम ब्लू जीन्स पहनने लगते हैं, ठीक है, टी शर्ट पहनने लगते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने लगते हैं। ये सारी जो कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर ही तो है, हमारे यहाँ तो थोड़ी था। हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, खादी, साड़ियाँ ये चलती थी। ये टॉप वगैरह जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो थोड़ी चलते थे। ठीक है, पहनना अपनी इच्छा है, लेकिन अपना कल्चर भी तो है। और खाना भैया, खाना हमारे यहाँ डोसा चलता है, समोसा चलता है,
हमारे यहाँ दाल चावल चलते हैं, बर्गर पिज्जा नहीं है हमारे यहाँ का। तो ये जो आज हम बर्गर पिज्जा खाते हैं, ये कहाँ की देन है? ये पश्चिम की देन है। और जब हम पश्चिम की तरफ बात करते हैं तो एक तरीके से हमारी संस्कृति, हमारी जीवन शैली में इन्होंने परिवर्तन करा है। और लेकिन एक चीज है, डोसा और पिज्जा बर्गर का कोई मुकाबला नहीं है। डोसा डोसा है, पिज्जा पिज्जा है, बर्गर बर्गर है। लेकिन आजकल हम ज्यादातर चीजें, हमें किस चीज की पसंद होती है? हमें फास्ट फूड पसंद होता है कि तुरंत डालो, तुरंत तैयार, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट वाली चीज होती है, जिसकी वजह से हमें ये संस्कृति वैश्वीकरण देखने को मिलता है। और ये संस्कृति वैश्वीकरण इतना खतरनाक है कि लोग इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। आज हम अपनी संस्कृतियों को खत्म करते, स्थानीय संस्कृति खत्म हो रही है। और क्या हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति बनती जा रही है। लेकिन ये मुश्किल है, अंतरराष्ट्रीय संस्कृति नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी संस्कृति है, अपनी अपनी देश है। हमारे तो संविधान में मौलिक अधिकार भी है कि आप अपने संस्कृति को बचा सकते हो, कल्चर को बचा सकते हो। क्लियर? ये है। कई सारे लोग विरोध करते हैं कि भैया संस्कृति हमें बचानी चाहिए, नहीं तो ये सारी जो स्थानीय संस्कृतियां, छोटी छोटी संस्कृतियां, वो क्या होंगी? वो एक तरीके से खत्म होती चली जा रही हैं और खत्म होती ही जाएंगी। वो क्या रहा है, अब भी कई सारी चीजें हो रही है। जैसे कि अब संस्कृति में हम देखें कि नीली जीन्स के ऊपर लोग खादी को पसंद कर रहे हैं, खादी कुर्ता पहन रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अच्छी अच्छी चीज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि खादी की डिमांड भी बढ़ रही है, स्थानीय संस्कृति का भी उद्भव हो रहा है। ठीक, बर्गर बर्गर और पिज्जा अपनी जगह है। आज दाल चावल और समोसे का भी ट्रेंड हो रहा है। आपने देखा कि हर जगह आजकल डोसा होने लग गया, जितने भी बफे सिस्टम होते हैं सारी जगह, इंडिया नहीं, इवन इंडिया के आउट ऑफ इंडिया भी। ठीक है, मेरा एक दोस्त है आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो बता रहा था यार मैं शादी में गया था तो वहां बफे में डोसा था, इंडियन क्यूजाइन थी। इस तरीके से देख रहे हो कि आज ना सिर्फ लोग इंडियन को भी शुरू से पसंद करते आए हैं, इंडिया की क्यूजाइन को पसंद करते आए हैं, और वो आज कर भी रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया भी उस बुफे में इंडियन क्यूजाइन शामिल हो रहा है। आप समझ रहे हो कि हमारी संस्कृति शुरू से महान थी, है और रहेगी। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे तीनों हो चुके हैं। अब अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे पार्ट हम आगे बढ़ रहे हैं और ये आगे है भारत और वैश्वीकरण। देखो, भारत और वैश्वीकरण की बात करें तो हमारे यहाँ वैश्वीकरण कोई नया नहीं है। हम लोग ना आज़ादी से पहले, अगर हम बात करें ब्रिटेन के टाइम पे, तो ब्रिटेन के टाइम क्या करते थे? कच्चा माल लेके जाते थे ब्रिटेन और फाइनल गुड्स बना के क्या करते थे? भारत आके बेचते थे ये लोग। अब हम लोगों को इन्होंने क्या कर लिया? इन्होंने धीरे धीरे हमें क्या कर लिया? हमें गुलाम बना लिया, हमारे ऊपर शासक करने लग गए, जिसकी वजह से कई लोग वैश्वीकरण को बोलते हैं पुनः उपनिवेशवाद। पुनः उपनिवेशवाद, इस चीज का हमें डर था। हम जब आजाद हुए थे 1947 में, तो हम लोगों ने चाहा कि नहीं, हम किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्या होंगे? हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होंगे तो हम लोगों की जो नीतियां थी वो काफी कठोर थी, कि हमारे यहाँ पे कोई बाहर की चीज लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन हुआ क्या कि जब हमारे यहाँ 1990s आई, 1990s में हमें वित्तीय संकट को देखा। हमारे जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उस टाइम के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके वित्तीय संकट उभरा। और जब वित्तीय संकट उभरा तो हमने एक न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेके आए, नव आर्थिक नीति 1991 में, जिसमें हमने क्या एक्सेप्ट करा? हमने करा एलपीजी, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और जब हमने अपने डोर खोले, अपनी कंट्री में ओपन डोर पॉलिसी लेके आए कि भैया हम भी अपने देश खोल रहे हैं, कोई भी आओ कुछ भी करो, तब हमारे क्या हुआ कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती चलेगी। ठीक है, भारत भी वैश्वीकरण में शामिल हो गया और भारत को भी वैश्वीकरण का फायदा मिलना स्टार्ट हो चुका था। और जो ये टाइम पीरियड कहा जाता है 1947 से 1991 तक का, जिसको संरक्षणवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षणवाद कहते हैं। और जो ये संरक्षणवाद है, इसका मतलब क्या था कि हमने अपने आप को संरक्षण करके रख रखा था, संरक्षित करके रख रखा था, कि हमें डर था कि वो स्थिति जिसको हमने लगाने में 200 साल तक हमारे ऊपर किसी और ने राज करा है, हम उस चीज को दोबारा से नहीं चाहते थे। और जब हम नहीं चाहेंगे तो होगा क्या कि हम इसको अपने आप को संरक्षित करेंगे, दूसरों को आने से रोकेंगे। तो क्या हुआ कि यहाँ चीज, ये सारी चीज होगी। अब लेकिन भारत के अंदर इसका प्रतिरोध होना स्टार्ट कर दिया।
इसका विरोध होना स्टार्ट कर दिया। कोई कह रहा है कि नहीं भैया हमें ये नहीं करना चाहिए, अगर हम ये करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, पुनः उपनिवेशवाद आ जाएगा, दोबारा से कोई ना कोई आएगा हमारे ऊपर राज करेगा। थोड़ा याद करो, हमारा एक पड़ोसी देश है, दो है सॉरी, है तो वैसे बहुत, बचपन में एमबीए करना था, ट्रिक वाली याद रखना, मैं भी बचपन में ही सिखाया गया था। है तो दो देश, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका। ये लोग एक तरीके से ना इस कगार पर आ चुके हैं आज कि ये लोग भी दोबारा से उपनिवेश बनने वाले हो सकते हैं, कि बन भी जाए और नहीं भी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने चाइना जैसे देश, चाइना समझते हो ना, चाइना जो अपना नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा, ठीक है। हमारे पीठ पे चुराव होके अन्य देशों के साथ वो व्यापार करता है। जब उसने इन देशों को कर्ज दिया, कर्ज देता गया, आज ये लोग उसका कर्ज, आज ये देश उसका कर्ज निपटाने योग्य नहीं है, तो ऐसा मांगता है कि वो चाइना बोलता है, चाइनीज कंपनी बोलती है कि हमें दे दो 99 साल की लीज। 100 साल, 99 साल मतलब तुम्हारे दूसरी पीढ़ी भी आ जाएगी, तब तक नहीं चुका पाएगी वो कर्जा ब्याज के साथ। इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। तो वो देख रहे हो ना वैश्वीकरण, इसलिए लोगों ने बोला इसका भारत के अंदर विरोध हुआ है, ठीक है। विरोध होता चला आया है, सिर्फ भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड में होता चला आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब एक तरीके से इसका विरोध होना, और विरोध होता चला है, ठीक है। एक है WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। WSF स्टैंड फॉर वर्ल्ड सोशल फोरम। इसमें क्या है, इसमें युवा है, इसमें इकोनॉमिस्ट हैं, पर्यावरणवादी हैं, ठीक है, मजदूर हैं, इत्यादि और भी कई सारे संगठन हैं जिसमें ये लोग वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। क्यों? इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण से एक तो पर्यावरण नुकसान होता है, रोजगार जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जाते रह रहे हैं, ठीक। इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2001 में ब्राजील में हुई थी, ठीक है। 2004 वाली वर्ल्ड सोशल फोरम की इंडिया की मुंबई में हुई थी, ठीक। और अभी वर्तमान में 2018 में, वर्तमान के थोड़े टाइम पहले, कोविड से पहले, इसकी ब्राजील में हुई है। ये लोग वैश्वीकरण का विरोध नहीं करते, बल्कि ये बोलते हैं कि भैया वैश्वीकरण लाओ, लेकिन स्थानीय संस्कृति, स्थानीय लोगों, स्थानीय पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा तो इनको क्या दिक्कत है, कोई नहीं, ठीक है। ऐसे इंडिया प्रतिरोध करता है। भारत क्यों प्रतिरोध करता है? इसलिए प्रतिरोध करता है कि भारत में ना, देखो हमारे बाप दादा परदादा कह के गए हैं कि जो हमारा नीम है ना वो औषधीय पौधा है, हमें कुछ भी जरूरत होती है तो हम नीम धो लेते हैं, नीम से बाल धो लेते हैं, नीम को गेहूं में डाल देते हैं ताकि कीड़े ना पड़े। तो इन जो यूरोप के देश थे, देखो ये कितना ताकत, अरे यार ये ना, इनकी वैसे ये गोरे रहते हैं, इनकी शकल तो होती है देखने लायक, लेकिन ये ना काम अकल लायक नहीं करते। शकल है लेकिन अकल वाली बात नहीं होती। इन्हें ये नहीं पता था कि ये भारत में इस्तेमाल इसका होता आया है नीम का, और ये नीम का यूरोपीय देश के लोग पेटेंट करवा रहे हैं। ऐसा लगता था अगर मेरे सामने पेटेंट करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए ना कि नीम हमारे भारत का है, हमने इसका विरोध करा। ऐसे हमारे हल्दी वाला दूध, इसका अन्य कोई कई सारी चीजें हैं जो कि भारतीय चीज शुरू से इस्तेमाल करता है। भारत में ना हमारे औषधीय गुण वाली चीजें पाई जाती है, जैसे अश्वगंधा हो गया, मुलेठी हो गया। तो ये लोग इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके पेटेंट करवाना चाह रहे थे। हम लोगों ने इसका कड़ा विरोध करा कि भैया ये थोड़ी हो सकता है, तुम्हारी थोड़ी है, हमारी है, हम करेंगे इस्तेमाल ना, ये यूनिवर्सल चीज, इसके पेटेंट की जरूरत ही नहीं है सबके लिए। अगर तुम पेटेंट करवा लोगे तो क्या होगा? तो जिसकी वजह से इसको रोका गया, और भारत ने भी अपना प्रतिरोध ऐसे जताना स्टार्ट करा, ठीक है। हमें कम मत समझना, हमें कम मत समझना, हम भी वो आग है जिसको झुलसा दे उसको जला भी सकते हैं। हमें कम मत समझना, हम भी वो आग है जिसको झुलसा दे उसे जला भी सकते हैं। हमारे अंदर सीने में धड़कता दिल है जिसमें हम आग की वो निशानी है, ठीक है। ये यूरोपीय हमें कम समझ रहे थे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक में। कमेंट में जरूर बता दिएगा आप लोगों ने, लगता है सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल, और वीडियो जितनी भी है सारी बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना, इसके नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा PDF में, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जानी पड़ेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इंस्टाग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टाटा, आदाब, मिलते